नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। घने कोहरे की वजह से लंबी दूरी चलने वाली कई ट्रेनों को किया गया रद्द, यात्री हुए परेशान। कुटनी थाना क्षेत्र में साले की शादी में शामिल होने आए जीजा की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। और सिकंदरपुर निजी विवाह भवन के सभागार में वैश्य महासभा ने बैठक कर लोगों से गोपी किशन को वोट करने की अपील की। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। घने कोहरे की वजह से लंबी दूरी तक चलने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई, यात्री हुए परेशान। सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है और कोहरे के चलते ट्रेनों का परिचालन काफी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक कई ट्रेनों को रद्द करने का या उनके घेरे हटाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसका सीधा असर दिल्ली, सूरत, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र होकर चलने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगी। कोहरे के कारण ट्रेन की गति सीमा पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आइए जानते हैं उन ट्रेनों के बारे में। रेलवे ने पड़े वाले कोहरे के चलते हुए ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया है। परिचालन के दिन में कमी करके चलाई जाने वाली ट्रेनें गाड़ी संख्या 11,123 ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार व गुरुवार को रद्द। गाड़ी संख्या 11,124 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को रद्द। गाड़ी संख्या 12,988 अजमेर सियालदह एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को रद्द। गाड़ी संख्या 12,987 सियालदह अजमेर एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को रद्द। गाड़ी संख्या 12,505 कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को रद्द। गाड़ी संख्या 12,506 आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को रद्द। गाड़ी संख्या 15,483 अलीपुरद्वार दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को रद्द। गाड़ी संख्या 15,484 दिल्ली अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार एवं सोमवार को रद्द। गाड़ी संख्या 12,523 न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को रद्द। गाड़ी संख्या 12,524 नई दिल्ली न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को रद्द। गाड़ी संख्या 15,909 डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार को रद्द। गाड़ी संख्या 15,910 लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को रद्द। गाड़ी संख्या 12,529 पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को रद्द। गाड़ी संख्या 12,530 लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को रद्द। गाड़ी संख्या 15,079 पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार, सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को रद्द। गाड़ी संख्या 15,080 गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार, सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को रद्द। गाड़ी संख्या 15,074 टनकपुर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को रद्द। गाड़ी संख्या 15,073 सिंगरौली टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार को रद्द। गाड़ी संख्या 15,076 टनकपुर शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को रद्द। गाड़ी संख्या 15,075 शक्तिनगर टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को रद्द। गाड़ी संख्या 22,405 भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार को रद्द। गाड़ी संख्या 22,406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को रद्द। गाड़ी संख्या 13,019 हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को रद्द। गाड़ी संख्या 13,020 काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार को रद्द रहेगी। कुटनी थाना क्षेत्र में साले की शादी समारोह में शामिल होने आए जीजा की संदिग्ध स्थिति में मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर में अपने साले की शादी में शामिल होने पहुंचे जीजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजन
हत्या की आशंका जता रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कुर्नी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव का है। मृतक की पहचान मोतिहारी जिले के राजेपुर गांव के रहने वाले उमेश पासवान के रूप में हुई है। घटना की जानकारी के बाद पहुंची कुर्नी थाना पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक उमेश पासवान ऑटो चलाने का काम करता था। मृतक उमेश के पिता नरेश पासवान ने बताया कि वो अपने ससुराल में 25 नवंबर को साली की शादी में गया था और देर रात 8 बजे स्थानीय पुलिस के द्वारा बताया गया कि आपके बेटे की मौत हो गई है। मामला सुसाइड का लग रहा है और हमें आशंका है कि उमेश की पत्नी ने उसकी हत्या करवा दी है। वो बेटे से अक्सर ही लड़ाई झगड़ा किया करती थी और सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी घटना के होने के बाद भी जानकारी हमें पुलिस के द्वारा दी गई है और उमेश के ससुराल वालों ने इस जानकारी को नहीं दिया है। देर रात को हम लोग पहुंचे तो वहां डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसके बाद हम लोग शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए 2 बजे रात को लेकर आए SKMCH में। हमें लग रहा है कि उमेश की हत्या की गई है। उमेश पासवान की शादी 10 वर्ष पूर्व कुर्नी के वाजिदपुर गांव में हुई है और उसके 3 बच्चे भी हैं। उमेश की मौत से हम सब दुखी हैं। फिलहाल कुर्नी थाना की पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। सूचना तो हमें ये मिला रात को 8 बजे। ये कांड है शायद दिन का 4 बजे का, बट हमें रात को 8 बजे कॉल आता है। वो भी प्रशासन द्वारा कॉल आता है, उनके फैमिली मेंबर से किसी ने कॉल नहीं किया। प्रशासन कॉल करती है कि आपके यहाँ से एक बॉडी डेथ हो गया है, सुसाइड मर्डर। सुसाइड केस है कि आप आके क्या करना चाहते हो, बॉडी ले जाओगे या फिर पोस्टमार्टम के ले जाओ। तो वो हमारा आदमी था, तब हम बोले कि नहीं आप रखो, हम लोग वहाँ आते हैं। फिर भी वहाँ से कोई खबर नहीं था। उनके घर वाले ने एक भी इन्फॉर्म नहीं किया कि हाँ क्या है क्या नहीं। बगल से कोई एक रिश्तेदार था, उन्होंने बताया। उनकी पत्नी द्वारा कोई कॉल नहीं? ना उनकी पत्नी ने कॉल किया, ना उनके साला ने किया, किसी ने कॉल नहीं किया। और वहाँ जब पहुँचे तो एकदम कुछ नहीं, नॉर्मलाइज था। हम लोग पहुँचे, प्रशासन थी वहीं पे, उन्होंने वीडियो बताया, बट उसने शेयर किया नहीं। बोली कि शेयर कर दूंगी, बट उन्होंने किया नहीं। फिर बाद में हुआ कि हाँ बॉडी लेके जाना। तो ये काम उनका बनता है कि चलो मैं गाड़ी का वे करता हूँ, बट क्या है कि हम लोग को छोड़ते हैं कि आपको जो करना है करो, गाड़ी लेके आओ, ढूंढ के लाओ। हम कहाँ से लाए गाड़ी? तो रात में कितने बजे यहाँ बॉडी लाए? कल रात को लमसम 1:30 के अराउंड 1:30 से 2 बजे के बीच में हम लोग बॉडी लाए। हाँ जी, पोस्टमार्टम। आपको क्या लग रहा है? अब वो तो पोस्टमार्टम पर निर्भर करता है, बट हमें तो लग रहा है कि घर है, घर से 200 मीटर अराउंड, ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुँचा नहीं, लेकिन वीडियो में देखा 200 मीटर दूर एक बरगद का पेड़ है, पोखर है, वहाँ पे उनका बॉडी हैंग किया गया था। हम वो नहीं देखे, हम स्पॉट पे पहुँचे। बॉडी जो था दरवाजे पे था और वहाँ पे प्रशासन थी, और उसके बाद जो हुआ बस बातचीत हुई। क्या लग रहा है? आओ मनाए साइबर सुरक्षित दीपावली। चित्रकला एवं निबंधन प्रतियोगिता 2024 के सफल प्रतिभागियों को SSP ने किया सम्मानित। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा आओ मनाए साइबर सुरक्षित दीपावली चित्रकला एवं निबंधन प्रतियोगिता का रविवार को परिणाम जारी किया गया, जिसमें विजेताओं को SSP राकेश कुमार ने मेडल, प्रशस्ति पत्र और इनाम की राशि देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि दीपावली पर्व के अवसर पर साइबर सुरक्षित दीपावली मनाने की अपील को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा चित्रकला एवं निबंधन प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक श्रेणी के प्रथम 3 विजेताओं को इनाम की राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल के साथ पुरस्कृत करने की घोषणा की गई थी, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता को नगद 5,000, 3,000 और 2,000 रुपया पुरस्कार राशि रखी गई थी। चित्रकला एवं निबंधन प्रतियोगिता 2024 में निबंधन में कुल 488 प्रतियोगी, जबकि चित्रकला में कुल 297 प्रतियोगी ने भाग लिए। इस प्रतियोगिता में काफी संख्या में एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट प्रविष्टि प्राप्त हुई, जिसमें मुख्यतः रचनात्मकता एवं विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए निर्णायक मंडल द्वारा दोनों श्रेणी के प्रथम 3 विजेताओं को अंततः चुना गया। निबंधन प्रतियोगिता की विजेता अनु कुमारी वर्ग 7वीं, तान्या कुमारी वर्ग 9वीं और अभिनव सुशांत वर्ग स्नातक रहे। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता भाव्या शाही वर्ग 10वीं, तमन्ना सिंह वर्ग 10वीं और आयुष आनंद
वर्ग 7वीं को एसएसपी राकेश कुमार ने पुरस्कृत किया। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता को करने का मुजफ्फरपुर पुलिस का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया जाए। इस कार्यक्रम के अलावा पुलिस के द्वारा कई विद्यालयों में जाकर भी विशेष अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस लगातार यह कोशिश कर रही है कि जो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और बच्चों को अधिक से अधिक साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूक किया जाए। साइबर अपराध के बारे में जागरूकता के संदर्भ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया दीपावली के अवसर पर, जिसमें हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था कि साइबर सुरक्षित दीपावली मनाएं। इस क्रम में 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई 12 साल से 24 आयु वर्ग के बीच में, जिसमें एक प्रतियोगिता थी चित्रकला के संदर्भ में और दूसरी प्रतियोगिता थी निबंध लेखन के संदर्भ में। तो इन्हीं दोनों ही प्रतियोगिताओं में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग के जो विजेता थे उनको आज यहाँ पुरस्कार वितरित किया गया है। प्रथम जो आए हैं उनको 5,000 रुपये, द्वितीय आए उनको 3,000 रुपये और तृतीय आए उनको 2,000 रुपये। इसके साथ में मेडल और एक प्रशस्ति पत्र भी पारितोषिक के रूप में प्रदान किया गया है। इसके पीछे मुजफ्फरपुर पुलिस का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर पाएं जो भी साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध हो रहे हैं उनके प्रति। ऐसे कार्यक्रमों के अलावा हम लोग स्कूलों में भी अपने कार्यक्रम चलाते हैं। जो साइबर डीएसपी है वो लगातार जितने भी विद्यालय हैं वहाँ भ्रमण करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी थाने हैं हम लोगों का प्रयास यही रहा है कि हम लोग सभी स्कूलों को कवर करें। जो बच्चे हैं, जो हम लोग की आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको साइबर अपराध के प्रति हम लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर पाए। साइबर क्राइम सर बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में और ये बड़ा ही होता जाएगा। इसको लेकर और क्या कुछ मुहिम चला रही है? इसमें जो भी हम लोग के पास में केस रजिस्टर आते हैं वो तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते ही, बट इसका सबसे अच्छा उपाय जागरूकता ही है और जितने लोगों को हम लोग अवेयर कर पाएंगे वो सबसे बेटर इसका समाधान है। इसलिए हम लोगों का प्रयास जागरूकता के लिए ज्यादा है। इसके अतिरिक्त जो लोग भी साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं वैसे लोगों के लिए सभी थानों में प्राथमिकी भी दर्ज की जाती है और एक स्पेशलाइज्ड थाना भी साइबर थाना यहाँ पे है। ये डीएसपी रैंक के ऑफिसर है, उनका नाम सीमा है, वो इसकी थाना अध्यक्ष है और उसमें हम लोग काम करते हैं। इस प्रकार की जो आयोजन की जा रही है इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है खासकर शिक्षण शिक्षा? निश्चित रूप से पड़ता है, चूंकि हम लोगों ने जो प्रतिभागियों की संख्या देखी तो अच्छी खासी संख्या थी। निबंध में लगभग 488 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हम लोगों के यहाँ पे और इसके अलावा 297 लोग हैं जिन्होंने चित्रकला में पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा भी जब हम लोगों की टीम जाती है विद्यालयों में तो वहाँ पे बच्चों की बहुत ज्यादा संख्या मिलती है। सबसे बड़ा बच्चे बड़े जिज्ञासु दिखते हैं और ढेर सारे प्रश्न भी बच्चे करते हैं, तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट हम लोगों के पास आ रहा है। आने वाले हम लोगों का अभियान लगातार चल रहा है और नए वर्ष के अवसर पर भी हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जिसके बारे में शीघ्र आप लोगों को हम लोग जानकारी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर जल्द चलेगी मुकदमा। मुजफ्फरपुर में आर्म्स एक्ट और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। एसएसपी राकेश कुमार और ग्रामीण एसपी विद्यासागर की ओर से अभियोजन स्वीकृत को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें मिठनपुरा थाने में दर्ज प्राथमिकी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोपित मोहम्मद इरशाद, साहेबगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस पर फायरिंग करने और कार से कुचलने का प्रयास करने का आरोपित माधोपुर हजारी का मुरद कुमार और माधोपुर बुजुर्ग का अखिलेश कुमार शामिल है। इसके अलावा मीनापुर थाने में आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। इस मामले में गढ़ा पटियाशा का पंकज कुमार और काटी कलवाड़ी मधुबन का छोटू कुमार शामिल है। सभी आरोपियों पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी गई है। मिठनपुरा थाने में दर्ज मामले में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने गृह विभाग विशेष शाखा के प्रधान सचिव को स्वीकृति के लिए अनुशंसा की है। नहीं, पूरा मामला है कि साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक ही दिन हम लोग 5 लोगों को गिरफ्तार किए थे और आर्म्स एक्ट में पांचों लोग गिरफ्तार हुए थे। उनके पास से आर्म्स भी बरामद हुआ था, 2 पिस्टल बरामद हुआ था, बहुत सारी गोलियां बरामद हुई थी। तो उसी सिलसिले में हम लोग डीएम मुजफ्फरपुर साहब को हम लोगों ने अभियोजन स्वीकृति के लिए एक आवेदन भेजा है जिससे कि अभियोजन स्वीकृति मिल जाए उनके विरुद्ध। उसमें से जो 6 लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें से एक महेश कुमार सहनी, ये वहाँ से फरार हो गए थे थाने से
अभी भी फरार हैं। तो उनको छोड़ के बाकी 5 लोगों पर अभियोजन स्वीकृति हम लोगों ने। नगर निगम द्वारा घर तक पहुंच रहे पानी पीने लायक है या नहीं, निगम कराएगी पानी की जांच। शहर के लोगों तक नगर निगम जिस पानी की आपूर्ति कर रहा है उसकी जांच कराने का फैसला लिया गया है। पानी की गुणवत्ता की जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि शहरवासी जिस पानी को पी रहे हैं वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने इसको लेकर PHED के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा है। नगर निगम क्षेत्र के समस्त पेयजल स्रोतों नल कनेक्शन से पानी के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहर के कई इलाके में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। पिछले दिनों पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने इस पूरे मामले में बड़ा सवाल उठाते हुए नगर आयुक्त से पानी की जांच कराने की मांग की थी। देखिए, पूरे शहर में 49 वार्ड में लगभग सभी जगह पानी की गुणवत्ता खराब है और पानी गंदा पानी आ रहा है। मैंने इसके पहले नगर आयुक्त को पत्र लिखा था कि मुजफ्फरपुर में हम लोगों के द्वारा 10 अंचल बनाया गया है। 10 अंचल में आप 10 अंचल में 10 टीम कम से कम पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, क्योंकि जगह जगह पर कभी पाइप टूट जाता है, स्मार्ट सिटी द्वारा तोड़ दिया जाता है, कभी कभी पाइप लीकेज हो जाता है, कहीं पानी में ये नल नहीं है। इस सब के लिए 10 अंचल में 10 टीम बैठाई। उसके लिए मैंने पत्र भी लिखा नगर आयुक्त महोदय को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चूंकि होता क्या है कि अब 49 वार्ड है, सभी जगह टीम भेजना संभव नहीं है, इसलिए 49 को टीम बना के सब जगह काम करें। और उसी के मद्देनजर हम लोगों ने वार्ड 3 में, वार्ड 11 में सब जगह हमने देखा है कि पानी का सप्लाई गंदा आ रहा है। तो ठीक है, गंदा आ रहा है तो नगर महोदय ने पानी की सप्लाई, जो पानी आ रहा है उसकी गुणवत्ता को जांच करने के लिए लिखा है। पानी व्यवस्था ठीक नहीं लिखा है, जांच कर, ठीक है, अच्छी बात, आप जांच करवाइए, पटना जांच करवाइए, अमेरिका जांच करवाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जांच के नाम पर खाना पूर्ति नहीं हो, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अविलंब जांच करवाएं और पानी, शुद्ध पानी मुहैया कराने की कोशिश करें। इससे जनता में अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी। नवयुवक समिति सभागार में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सरियागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर इकाई द्वारा संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का अभिनंदन व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के महानगर अध्यक्ष श्री राम बाबू पटेल जी एवं संचालन काशीनाथ झा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन महासचिव देवन रजक ने कहा, हमारे यहाँ जो भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता भाई हैं, वे अपने दुकान पर गुणवत्तापूर्ण अनाज तौल कर लेने का काम करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि संगठन के साथियों को आह्वान करते हुए संगठन को मजबूत करना एवं अपने समस्याओं को सरकार के पास रखना मूल्यकार होगा। किसी भी कीमत पर सड़ा गला अनाज एवं घटतौली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए संगठन जिले के प्रत्येक SFC गोदाम पर जाकर निरीक्षण करने का काम करेगी एवं सही सामान दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही जिला संगठन को प्रखंड स्तर पर मजबूती प्रदान करेगी। जिस प्रखंड के संगठन निष्क्रिय हैं उसे भंग करके पुनः चुनाव कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों का हक और हुकुम की लड़ाई प्रदेश और देश स्तर पर चल रहा है। जरूरत पड़े तो आप सभी साथियों को इस लड़ाई में आगे आना होगा। 10 तारीख का जो चुनाव किया था, चुनाव के बाद हम लोग अगली बैठक करके तमाम जो साथी होते हैं उनको पहले अभिनंदन करते हैं और जो जिस पद पर होते हैं उन लोग का एक हम लोग ट्रेनिंग के रूप में देते हैं कि आपका क्या काम है, अगले 1 साल तक आपको क्या काम करना चाहिए, वो है। दूसरा है, हम लोग ये भी एजेंडा तय करते हैं कि सरकार के खिलाफ हमारी जो लंबित मांगे हैं उसके कैसे हम लोग को लड़ाई लड़ना है। इसके अलावा लेखा जोखा का भी हम लोग रखते हैं, अपने लेखा जोखा को भी हम लोग रखते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज डिसीजन 2-3 चीज़ों पर जो लिया है वो है कि सबसे पहले पूरे बिहार की स्थिति तो खराब है ही, जो अच्छे गुणवत्ता का खाद्यान्नों का जो वर्तमान स्थिति में नहीं आ रहा है, जिसके चलते हमारे डीलरों को शोषण और दोहन का शिकार होना पड़ता है। हमारे तमाम डीलरों का जो उपभोक्ताओं का रोष झेलना पड़ता है, उन पर जो
कार्रवाई होती है हम पर होती है, तो सबसे पहले हम लोग का ये है कि अच्छे गुणवत्ता का सामान को हमारा सरकार कैसे प्रशासन मुहैया कराई हो। दूसरा, हर गोदाम पर जो मनमानी चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग को इंशाल्लाह लड़ाई लड़ना है। और साथ साथ ही हम लोगों ने अपने साथियों को हिदायत दिया है कि भाई हम न कम लेंगे और न उपभोक्ता को कम हम देंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर अभिनंदन समारोह के साथ साथ बैठक बुलाया है। राष्ट्रीय वैश्य महासभा ने बैठक कर तिरहुत स्नातक उपचुनाव में खड़े राजद प्रत्याशी गोपी किशन के समर्थन में घोषणा की। राष्ट्रीय वैश्य महासभा ने सिकंदरपुर स्थित एक निजी भवन में बैठक कर तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी गोपी किशन को समर्थन देने का निर्णय लिया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री समीर महासेठ, प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी और जिला अध्यक्ष रतन चौधरी के साथ सैकड़ों वैश्य लोगों की उपस्थिति रही। मौके पर राष्ट्रीय वैश्य महासभा के जिला अध्यक्ष रतन चौधरी ने कहा कि आज की बैठक में सभी लोगों ने, खासकर युवाओं को ये निर्णय लिया है कि वे अपना समर्थन गोपी किशन को दे रहे हैं। रतन चौधरी ने कहा कि सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि ये सभी लोग अपना वोट भी गोपी किशन को देंगे। इसका जवाब आपको परिणाम के दिन यानी 9 दिसंबर को दिख जाएगा। आज राष्ट्रीय वैश्य महासभा का हमारे उम्मीदवार तिरहुत के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं गोपी किशन जी, उनके समर्थन में पूर्व मंत्री समीर महासेठ जी, प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी जी के निर्देशानुसार हमारी अध्यक्षता में कार्यक्रम को किया गया और तमाम वैश्य खासकर युवा वर्ग पूरा जोर शोर से समर्थन दिया है और ये समर्थन वोट में भी तब्दील होगी और इसका जवाब 9 तारीख को आपको दिखेगा। अभिषेक झा बोल रहे थे राजद वाले 2 नंबरी है, जंगल राज वाले। अभिषेक झा जी जिस पार्टी से आते हैं पहले वो देख लें कि उनकी पार्टी कितने नंबर पर है बिहार में। वो खुद तीसरे नंबर पर है और उस तीसरे नंबर की पार्टी से चुनाव लड़कर वो चाहते हैं सदन पहुंचना। तो ये उनका ख्वाब है, पहले वो अपना गणित ठीक कर ले। अरे उनकी पार्टी आप ही बताइए ना, उनकी पार्टी खुद तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में और वो जिनका खुद कुर्सा दामन से दागदार हुआ वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, पत्रकार हैं, खुद उनसे पूछिए। उनकी पार्टी खुद तीसरे नंबर की है, उनका गणित गड़बड़ है। जीतते आ रहे वो लोग कह रहे हैं। अरे जीतने वाले को भूल जाता है ना कि हार भी कोई चीज होती है और जिस दिन हार से मुलाकात होगी वो चुनाव लड़ना ही छोड़ देंगे। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट, हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, एसीपी, पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, जीडी मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। लगातार 10 वर्ष
वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की। जिले में पहुंचे रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हो रहे हमले के खिलाफ में जवाब दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के महिला संवाद यात्रा को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जनता के बीच जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सफलता की जानकारी आवाम से लेते हैं। इन यात्राओं से जनता से उनका सीधा संपर्क बनता है। वैसे भी लोगों से फीडबैक लेकर ही बदलाव किया जा सकता है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने दर्जनों यात्रा की है। देखिए, मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री है बिहार के संभवतः, या एक आध बीच में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, तो आम जनता के सीधे संपर्क में मुख्यमंत्री रहते हैं और कौन योजना सरकार की कहां तक सफल हुई नहीं हुई अपने अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ साथ सीधे लाभुक तक पहुंचते हैं, ग्राउंड जीरो में पहुंचते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और वहां से फिर जानकारी लेते हैं। तो लोगों से संपर्क में जाना है तो पटना से तो बाहर जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आरजेडी के लोग चाहते हैं कि सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति पटना में रहे, तो मुख्यमंत्री जी पटना में नहीं रहने वाले हैं, जनता के बीच काम करने वाले हैं और इससे बहुत हर तरह से सहूलियत भी हो जाती है। जब लोगों से फीडबैक मिलता है काम के बारे में तो उसमें कोई संशोधन की जरूरत हो, कुछ और करने की जरूरत हो तो सरकार उस हिसाब से निर्णय लेती है। और ऐसे भी यह पहली यात्रा मुख्यमंत्री जी की नहीं है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो दर्जन भर यात्राएं उन्होंने की है और लोगों के बीच जाते हैं। उसको लेकर बजट पास हुआ है, जो खर्चा होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री कहीं जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से गाड़ी में डीजल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम आप भी कहीं जाते हैं तो उतना जो आवश्यक खर्च है वो खर्च तो होगा ही। बिना खर्च किए हुए कैसे पटना से गांव में कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा? ये तो स्वाभाविक है। जनता महिला संवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी तंज कसा है, कहा कि विकास तो हो रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं क्या विकास हो रहा है। हाँ, तो उनको नहीं दिख रहा है क्योंकि उनका देखने का जो तौर तरीका वही आरजेडी वाला पुराना तौर तरीका है। जब उस समय सड़कें टूटी होती थी और आम लोग लालू जी कहीं मिल जाते थे, कहते थे सड़क बना दीजिए, तो लालू जी कहते हैं सड़क लेके क्या करोगे, इसमें भैंस तुम्हारी तो इसी रोड पर चलेगी, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे कार लेकर के तुम्हारे यहाँ। तो उसी तरह की स्थिति बिहार में देखना चाहते हैं तो बोल रहे हैं। सर, ये ऐसा लग रहा है कि महिला संवाद से महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश जो बहनों को लेके जो हुआ है उसी तर्ज पे हम लोग भी चल रहे हैं क्या आगे चुनाव को लेके? मतलब चुनाव में जो कुछ भी योजना महिलाओं के लिए चल रही है
वैसा थोड़े है कि आज मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है वहां के चुनाव को देखते हुए। यहाँ तो महिलाओं के लिए जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश जी तब से अनेक तरह का काम हुआ है। तो एक सिलसिला है महिलाओं के लिए, 2005 से ही उन्होंने शुरू किया, तब से लेकर अभी तक। उन राज्यों में अभी चुनाव के साल 2 साल पहले 3 साल पहले एक आध योजना आ गई महिलाओं के लिए, जिसकी चर्चा चुनाव के संदर्भ में वहां हो रही है, लेकिन यहाँ तो उस तरह की अनेक योजना लगातार चल रही है। नवयुवक समिति सभागार में वैश्य समाज के लोगों ने बैठक कर गोपी किशन के समर्थन की घोषणा की। मुजफ्फरपुर शहर के 56 उपजातियों में बटे वैश्य समाज के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक रविवार को नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव को लेकर था। बैठक के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वैश्य समाज के सभी लोग अन्य जातियों के सहयोग से एक एक वोट महागठबंधन समर्थित वैश्य उम्मीदवार गोपी किशन के पक्ष में मतदान करेंगे। मौके पर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन और बिहार प्रदेश साहू सभा के प्रदेश अध्यक्ष साहू गोपाल भारती ने कहा कि पहले से यह समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता रहा, लेकिन लगातार राजनीतिक उपेक्षा झेलने के बाद और महागठबंधन की ओर से वैश्य समाज के उम्मीदवार को समर्थन दिए जाने से वैश्य समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया कि सभी वैश्य समाज के लोग आगामी 5 दिसंबर को एकजुट होकर गोपी किशन के पक्ष में मतदान करेंगे। स्नातक क्षेत्र जो बुद्धिजीवियों का चुनाव है, इसमें मेरा उम्मीदवार कौन हो, और सर्वसम्मति से लोगों ने तय किया कि आज हम लगातार परंपरागत ढंग से केवल वोटर बन के रह गए, और जब सम्मान मिलने की बात होती है तो हमारे वोट पर कोई दूसरे लोग सम्मान ले लेते हैं, जिसका खामियाजा लगातार वैश्य समाज के लोग जो उठाते रहे हैं। थाना से लेकर सरकार तक में कोई पैरवी कार नहीं मिलता जो वैश्य समाज की बात को के उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करे। इसलिए मुजफ्फरपुर नगर के सभी बुद्धिजीवी वैश्य ने तय किया है कि स्नातक क्षेत्र के चुनाव में गोपी किशन जी, जो प्रोफेसर भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं और सशक्त वैश्य समाज की आवाज़ को बुलंद तक पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको हम लोग अपना प्रथम वोट वरीयता के आधार पर उनको वोट देकर अधिक से अधिक वोट से जितावे। आपको पूर्व के जो हमारे प्रवक्ता श्री गोपाल भारती जी बताए कि किस प्रकार से वैश्य पर लगातार राजनीतिक अत्याचार हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के प्रबुद्ध वैश्य समाज के सभी उपजातियों के प्रमुख लोगों का, जैसे तेली, कानू, कलवार, रौनियार, अघाड़ी, स्वर्णकार, सभी लोगों के समाज के प्रबुद्ध लोगों की बैठक हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो तिरहुत उपचुनाव जो 5 तारीख को हो रहा है, वैश्य समाज के प्रमुख उम्मीदवार जो मजबूत उम्मीदवार हैं श्री गोपी किशन जी को हम लोग अपना समर्थन करेंगे, और वह समर्थन तन मन धन से होगा। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि आज़ादी के बाद जब से तिरहुत स्नातक का चुनाव हो रहा है, पहली बार गोपी किशन जी एक मजबूत स्थिति में उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। हम लोग वैश्य समाज किसी खास दल के बंधुआ मजदूर के रूप में माने जाते थे, लेकिन हमेशा हम लोग को टारगेट करके हमारे साथ तरह तरह के घटनाएं होती है और हमको टिकट देने में भी पूरी उपेक्षा होती है। तो उस उपेक्षा के खिलाफ हम लोग अपना एक एक वोट। मुजफ्फरपुर का जिलाधिकारी कार्यालय अब बना बच्चों के खेल का मैदान। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस खबर में दिखाए गए स्टंट को बच्चे कृपया ना करें, यह हमारी उनसे विशेष गुजारिश है। रविवार को कुछ बच्चे मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में खतरनाक स्टंट करते नजर आए, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। जैसे ही इनकी नज़र कैमरे पर पड़ी, वह भाग खड़े हुए। वहीं कुछ बच्चे कैमरा देखने के बावजूद बिना किसी भय के स्टंट करते रहे। खास बात यह रही कि बच्चों के इस स्टंट के दौरान उन्हें रोकने के लिए न तो उनके कोई घर वाले थे और न ही पुलिस या प्रशासन का कोई व्यक्ति। बच्चों के इस खतरनाक स्टंट से कभी भी कोई अनहोनी हो सकती थी, जिसका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। रविवार के दिन सारे सरकारी कार्यालय बंद होते हैं। इसका फायदा उठाने कुछ बच्चे खतरनाक स्टंट की प्रैक्टिस करने समाहरणालय में आते हैं और ठीक डीएम कार्यालय के बाहर स्टंट की प्रैक्टिस करते हैं। जब हमने उनसे बात की तो स्टंट करने वाले बच्चों ने बताया कि उनका
14 सदस्यों का ग्रुप है। वह सभी रविवार का इंतजार करते हैं और रविवार को इकट्ठा होकर खतरनाक स्टंट की प्रैक्टिस करते हैं। उनके ग्रुप में 10 साल से लेकर 22 साल तक के बच्चे शामिल हैं। यह सभी साइकिल पर बगैर किसी सुरक्षा इंतजाम के स्टंट की प्रैक्टिस करते हैं और ना ही उनका कोई ट्रेनर है जिसकी निगरानी में वह लोग प्रॉपर स्टंट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। एंड खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके कारण थोड़ा बहुत स्टंट सीखने में टाइम लगता है। एंड काफ़ी सारे स्टंट्स मेरे पास है जो स्टंट्स करते हैं। और कितने का ग्रुप है, कितने लड़कों का ग्रुप? मेरा ग्रुप कोई नहीं सर, मैं अकेले ही करते हैं, लेकिन ये भाई लोग हैं एंड मुजफ्फरपुर ये लोग बोले आने के लिए तो आए और साथ में मिलकर राइड कर रहे हैं। कहाँ का रहने वाले? मैं रहने वाले मुजफ्फरपुर जिले का एंड मेरा घर ऐसे सरैया के आसपास ही हो गया। बस मेरा 6 महीना। हाँ। कितने तरीके का स्टंट कर लेते हो? अभी हम 5 तरीका का। कौन कौन सा? जैसे कि अभी फ्लेविंगो मारेंगे, फिर पैक विली मार सकता है, विली मार सकता है, फिर वन हैंड कर सकता हूँ, फिर से ये सर्फिंग कर सकता हूँ। सेफ्टी फीचर क्या क्या अपनाते हो उसके लिए? ये सब का जैसे कि अच्छा लगता है। सुरक्षा को लेकर क्या क्या प्रिकॉशन करते हो, क्या क्या बांधते हो? सेफ्टी के लिए हेलमेट, शूज, हेलमेट सब है। ये कर रहे थे तुम लोग? हाँ, बिना लगाए हुए, क्योंकि आज नॉर्मल सा निकले हैं, ऐसे अंधेरा निकलते हैं तो पहन कर निकलते हैं। आज नॉर्मल सा निकले। बस लोगों का ग्रुप है तुम लोग का? बस अभी 14 हो गए यहाँ पे। ग्रुप का नाम क्या है? बस MTV अरविंद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।